सियासत में लहर चलती है और उस लहर के लपेड़े में वक्त के साथ बड़े बड़े नाम उखड़ जाते हैं। साल था 1985। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर थी, सहानुभूति की लहर, और उस लहर में सियासत के बड़े बड़े नाम उखड़ गए। लेकिन यूपी की सियासत में एक नौजवान एंट्री लेता है, ना सिर्फ एंट्री लेता है बल्कि जीत भी हासिल करता है। ये उदय था यूपी की सियासत में सूर्य प्रताप शाही का। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, यूपी की सियासत के सबसे चर्चित चेहरे हैं। इनकी शख्सियत में एक चमक है, एक ऐसी चमक जो चुभती नहीं है, आंखों को सुकून देती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही है कि 1985 में जब उस दौर में सारे नाम बिखर गए, आपने कौन सा कमाल कर दिया? देखिए, छात्र जीवन में हम लोग जो है वो विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे, और वह एक जन संगठन है जिसको जनता को जोड़ने का, आम आदमी को जोड़ने के संगठन का एक अनुभव, और उस अनुभव के आधार पर फील्ड में जाकर के कस्या विधानसभा जो देवरिया जनपद के भीतर आती थी, उसके भीतर 80 में मैं चुनाव लड़ा। 80 की स्थिति बेहतर नहीं थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि 1985 में मैं उस समय उस लहर, इंदिरा गांधी जी के हत्या के बाद, कांग्रेस के लहर के बाद भी कस्या की सम्मानित जनता ने मुझे विधानसभा में पहुंचाया। मैं उनका आज भी हृदय के से उनको धन्यवाद देता हूं। उनके सहयोग से मुझे एक राजनीतिक शुरुआत हुई, और तब से अब तक विभिन्न भारतीय जनता पार्टी के पदों पर, उन पर सरकार के भीतर विभिन्न दायित्वों की जिम्मेदारियों को संभालते हुए पिछले 9 वर्षों से कृषि विभाग का काम देखने का मुझे अवसर मिला है। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अवसर उनको प्रदान किया। यूपी की सियासत में आप एक ऐसे नाम है बीजेपी के लिए कि जब जब बीजेपी की सरकार बनी, आप मंत्री ज़रूर बने हैं। कल्याण सिंह जी की बात कर लें, अब योगी आदित्यनाथ जी की 2 बार से सरकार है। क्या अंतर महसूस करते हैं उस दौर में और आज के दौर में? देखिए, वह दौर था जब कम्युनिकेशन कम थे, लेकिन कल्याण सिंह जी की सरकार ने उसके बावजूद भी प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को, और जो गवर्नेंस के मामले में उत्तर प्रदेश के भीतर जो अराजकता थी, उसको उन्होंने ठीक करने का प्रयास किया। और आज भी उनको एक बेस्ट प्रशासनिक मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। वो जन नेता भी थे और प्रशासन की क्षमता भी उनके में बेहतर थी, और उन्होंने मुझे 1991 में अपने साथ गृह राज्य मंत्री के रूप में और संबद्ध मुख्यमंत्री राज्य मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर दिया। उन्होंने प्रशिक्षित किया। मैं ये मानता हूँ कि उनका वह काम कर देने का अवसर और प्रशिक्षण, ये दोनों मुझे जहाँ संगठन में भी काम करने का अवसर मिला, और साथ साथ में सरकार के भीतर उनके मार्गदर्शन में जो हमने प्रयास किए, उससे आज तक एक लंबी दूरी मैं इस राजनीति के भीतर चल सका हूँ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लेकर के सरकार तक। योगी जी और कल्याण सिंह जी 2 ऐसे चेहरे हैं, भले ही दौर अलग अलग हो, काफ़ी कुछ समानताएं भी हैं। हाँ, ये दोनों जननेता हैं, राष्ट्रवादी हैं, और स्पष्ट विचार उन कल्याण सिंह जी के भी थे और योगी आदित्यनाथ जी के भी स्पष्ट विचार रहते हैं। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से एक गुड गवर्नेंस किया है, और आम जन के लिए जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया है, लोगों को पहली बार एहसास हुआ है कि भारत में कोई सरकार गरीबों के लिए काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, मजदूरों के लिए काम करती है। वो काफ़ी उनको बेहतर तरीके से चाहते हैं। मौजूदा समय पे भी आएंगे, थोड़ा पीछे की बात कर लेते हैं। साल 2002 तक सब कुछ ठीक था, आप 2 बार मंत्री भी रह चुके थे, बीजेपी की सरकार भी प्रदेश में रह चुकी थी। 2002 के बाद एक ऐसा दौर आता है कि 15 सालों का वनवास शुरू हो जाता है। ना तो बीजेपी सत्ता में आती है 15 सालों तक, ना आप चुनाव जीत पाते हैं। कितना मुश्किल रहा उस दौर में खुद को प्रासंगिक बनाए रखना? देखिए, वो दौर एक कठिन दौर हो गया था। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे किया, फिर भी आगे आकर के वो रिवाइवल भी हुआ, और 2009 लोकसभा के बाद मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली थी भारतीय जनता पार्टी की। कुछ राजनीतिक कारण रहे जिसकी वजह से थोड़ा कम हुआ, नहीं तो हम उस समय नंबर जो 3 पर आ गए थे,
4 पर चले गए थे लोकसभा के चुनाव में, बाद में 3 पर पहुंचे, हम नंबर 2 तक भी पहुंच सकते थे, लेकिन वो पीछे की बात रह गई। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपने को काफ़ी गतिशील किया है, आम आदमी तक पहुंचने का प्रयास किया है। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का आज कार्यकर्ता है जो भाजपा के लिए काम करता है, उसकी अपने बूथ पर पहचान है। संगठन की बात आपने की, साल 2011 में आपको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 2012 में चुनाव हुआ, आप भी चुनाव हारे, बीजेपी भी सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन उसके बाद 2017 में बहुत बड़ा कमबैक हुआ। इन 5 सालों में क्या ऐसा किया गया देखिए, जिसने बहुत बड़ा अंतर डाला? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जो उस समय की तात्कालिक जन समस्याएं थी, उन जन समस्याओं को लेकर के उन्होंने जनपद स्तर पर या स्थानीय स्तर पर से लेकर के प्रदेश स्तर पर व्यापक संघर्ष किया, जिससे यह एक अवसर आया। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारी सफलता उन्होंने प्राप्त किया और उन 14 से लेकर के 17 के बीच में उनके कार्यकाल में जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो काम किए गए, उससे उसका भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव भी 2017 के चुनाव में बहुत ज़्यादा रूप से प्रभावी था। 2017 के चुनाव में मोदी जी का भी प्रभाव था, लेकिन 2012 में एक बार फिर मैं थोड़ा जाना चाहूँगा पीछे, इसलिए कि 2012 में जिस सीट पे आपने चुनाव हारा था, परिसीमन का भी असर रहा था क्या सर? बैठ के बात कर लेते हैं थोड़ी देर। हाँ, उस समय परिसीमन में विधानसभा का कुछ हिस्सा दूसरी ओर आया, यानी कस्या विधानसभा से ने कई टुकड़े में बटी, 4-5 विधानसभाओं में गई। उसमें से एक नया हिस्सा मुझे देवरिया के भीतर कौरी बाजार विधानसभा से और कुछ रामपुर कारखाना से लगा। तो वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन था वो कमज़ोर था। मैं विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद भी 2002 से लेकर के और 2012 तक बने रहे। हमेशा जो है वो मैं 3-4-5 हज़ार वोटों के से ही मैं हारा। यद्यपि कोई जातीय समीकरण नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और मेरा काम इस तरीके का था जिससे जनता ने माना कि नहीं, शाही जी आते हैं तो विकास का काम तेज़ी से बढ़ता है। और ये मैंने 85 से किया। इस नाते लगातार आम जन जाति भेदभाव को छोड़ करके भी वो हमारे साथ रहा, चाहे लहर बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो। उन मतदाताओं पर कोई बहुत प्रतिकूल परिणाम नहीं रहे और 50,000 से लेकर के और 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, 95 हज़ार तक वहाँ के लोगों ने मुझे मत दिया है। तो मैं तो उनका हृदय से आभारी हूँ कि उनकी वजह से ही मैं आज तक बना हुआ हूँ। एक सवाल ये भी है कि जब 3 बार आप चुनाव हार चुके थे 2012 में, 17 में जब आप चुनाव लड़ने गए तो कोई प्रेशर भी था? देखिए, नहीं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। 2012 में मैंने मना किया था राष्ट्रीय नेतृत्व को कि चुनाव लड़ने का मुझे जिम्मेदारी न दीजिए, इसलिए कि मैं प्रदेश अध्यक्ष था और अपनी विधानसभा में जहाँ लड़ने की स्थिति थी, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 1.5 साल ज़मीन पर लड़ाई लड़ने के कारण वहाँ कम समय दिया था और नए पोर्शन जो आए उसकी वजह से कुल 4,500 या 5,000 वोटों से मैं उस चुनाव को हार गया था। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि यदि नहीं मुझे लड़ने का अवसर हुआ होता तो वो और सीटें हमारी बढ़ सकती थी प्रदेश में, लेकिन पार्टी का निर्णय, नेतृत्व जो निर्णय करता है वो हम लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना होगा और उनके आदेश पर मैं चुनाव लड़ा था। इतना डिसिप्लिन और डेडिकेशन आया कहाँ से? 3 चुनाव हारने के बाद आदमी टूट जाता है, उस डेडिकेशन के साथ तो नहीं आता है। आप उसके बाद 2 बार चुनाव जीते, लड़े भी और जीते भी। देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक रूप से हम लोग सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं और वहाँ संगठन का बनाने का कला, उसको आगे बढ़ाने का और समय समय पर विभिन्न दायित्वों को देकर के लोगों को उत्साहित करने का, यह जो अनुभव था उसने मुझे अपने क्षेत्र में भी काम करने का वो अवसर प्रदान किया है। और इसके नाते मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी विधानसभा का संगठन रहा वो उत्तर प्रदेश के जो आदर्श मंडल थे उसमें से वो रहा है। तो ये जो मैं विद्यार्थी परिषद या संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किया, उसके नाते जो मैं उस समय नौजवानों को इकट्ठा करने की जो क्षमता उस संगठन ने मुझे दी, उसका काफ़ी लाभ मुझको अब
मिला है। और मैं मानता हूँ कि संगठन का एक अलग करने का हुनर होता है, तो वो हुनर उसके वजह से पैदा हुई। बिल्कुल। मौजूदा दौर में आते हैं, सीएम योगी का एक सपना है कि यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। उस सपने को साकार करने में एग्रीकल्चर का कितना योगदान है? देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश के भीतर पिछले 9 वर्षों में 8 वर्ष समझिए, 8 वर्षों के भीतर लगातार यह उत्तर प्रदेश का किसान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के एजेंडे में प्रमुख रूप से रहा है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किसान को प्रथम एजेंडे पर रखा हुआ है। तो इनके लिए जो योजनाएं बनाई, और ये टारगेटेड योजना बनाई कि किसान की आमदनी को हमें 2 गुना और उससे ज़्यादा करनी है। तो उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार ने, दोनों ने मिलकर के अपनी योजनाओं से किसानों के आय को बढ़ाए जाने के लिए एक लक्षित प्रयास किए। और उसकी वजह से किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जाना, उसके सीड रिप्लेसमेंट को बढ़ाया जाना, उनको समय पर बिजली पानी का उपलब्ध कराया जाना, समय पर उनको फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराया जाना, और पैदावार होने के बाद उनके खरीदारी की समुचित को व्यवस्था को किया जाना। और इसके अलावा उनका खर्चा कम हो, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करना। उसका परिणाम ये रहा है कि पिछले 8 साल के भीतर उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन जो 557 लाख मीट्रिक टन के करीब था, वो बढ़ करके 737 लाख मीट्रिक टन से ऊपर हुआ। लगभग जो है वो 28% का खाद्यान्न के उत्पादन में उत्पादन बढ़ा है, 40% के करीब बढ़ा है। तो ये आसान काम नहीं था। आज उत्तर प्रदेश की ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 17% पर चल रही है। विगत वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने गन्ने की कीमत 115 रुपया से बढ़ा करके 400 रुपया किया है। और साथ खाली कीमत ही नहीं बढ़ाई, बल्कि उनके गन्ने के पेराई का समुचित व्यवस्था कराई। उस समय जब वो आए थे सरकार के भीतर, उस समय 113 चीनी मिलें चलती थी, और आज जो है वो 123 चीनी मिलें चल रही हैं। उस समय जब उनकी सरकार आई थी तो समाजवादी पार्टी में की अखिलेश यादव जी की सरकार गन्ना किसानों का 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गन्ना मूल्य छोड़ करके गई थी। योगी जी की सरकार ने उसको भी भुगतान कराया, और अब तक लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए से ऊपर का गन्ना का मूल्य किसान भाइयों को प्राप्त हो चुका है। लगभग 65 लाख किसान आज गन्ना की खेती से जुड़े हुए हैं। तो यह जो उन्होंने व्यवस्था कराई, आप प्रदेश के भीतर इथेनॉल बनाए जाने का, कोजेंट प्लांट लगाए जाने का जो अवसर उन्होंने दिया, उसके परिणाम स्वरूप गन्ना के भीतर जो उस समय 22-23 लाख हेक्टेयर के भीतर खेती होती थी, आज वो 28 लाख 29 लाख हेक्टेयर के भीतर होती है। गेहूं की खेती जो 120 लाख हेक्टेयर के भीतर, रबी में 120-22 लाख हेक्टेयर के भीतर होती थी, हम अब 140 लाख हेक्टेयर के भीतर कर रहे हैं। तो हमने ऊसर बंजर ज़मीन को भी सुधार करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम चलाए और उसके भीतर उसको आगे की ओर बढ़ाया। किसानों के ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े, इसके लिए हम ढैंचा और जिप्सम भी उनको 75% अनुदान पर उपलब्ध कराते हैं, ढैंचा 50% अनुदान पर उपलब्ध कराते हैं। बड़ी संख्या में खास तौर पर बुंदेलखंड के भीतर किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके, उनके खेती पर मिल जाए, इसके लिए हम लोगों ने खेत तालाब स्कीम चलाई। लगभग 31,000 से ज़्यादा खेत तालाब प्रदेश में किसानों के खेत पर खोदे गए, जिससे कि आज उनको सिंचाई की सुविधा मिल रही है। योगी जी की सरकार ने ही लगभग 80,000 से ज़्यादा कुसुम सोलर, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के सोलर सिंचाई के लिए कुसुम सोलर सिंचाई योजना को उन्होंने प्रारंभ किया। उसमें 40% अनुदान भारत सरकार और राज्य सरकार मिलाकर के 50% अनुदान देती है। उत्तर प्रदेश में हम 10% टॉपअप देते हैं, इस तरीके से 60% अनुदान देते हैं। और लगभग 85,000 से ज़्यादा कुसुम सोलर पंप किसानों के खेतों पर लगाए गए, जिनको तीनों ही फसलों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य में उत्तर प्रदेश को उन्होंने 6 ट्रिलियन US$ इकानमी का 2047 तक करने का नीति आयोग ने का ये उनका एक पहल है।
और उसमें उत्तर प्रदेश जो है योगी आदित्यनाथ जी ने $6 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन यूपी से 6 ट्रिलियन 2047 तक, तो उसके लिए नए निवेश पिछले 7-8 सालों में उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से हुआ है। आज आईटी हब के रूप में उत्तर प्रदेश तेजी से डेवलप हुआ है। वन फर्टिलाइजर कारखाने को उन्होंने चलवाई और इस डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से डिफेंस अस्त्र हैं वो सब यहाँ लखनऊ के भीतर भी तैयार हो रहे हैं। तो यह अपने में राज्य एक नवीन उत्तर प्रदेश का या उत्तम प्रदेश बनाए जाने की दृष्टि से जो पहल हुई है वो उसको आसान कर रही है और एक साख बढ़ी है कानून व्यवस्था की। दूसरा, गुड गवर्नेंस का को उतारने की कोशिश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है और लोगों का आज कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा है और सरकार के नीतियों के प्रति विश्वास बढ़ा है। वो समयबद्ध तरीके से उसका क्रियान्वयन करेंगे। चूंकि यूपी एक बड़ा राज्य है तो खाद्य आपूर्ति भी एक बड़ा चैलेंज है, इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है। देखिए, खाद पर्याप्त मात्रा में उत्तर प्रदेश के भीतर है और मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2016-17 के पहले यानी 12, 13, 14, 15, 16, 17 में जो खाद की आपूर्ति हुई थी उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उस समय लगभग 80 लाख मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति होती थी रबी खरीफ की फसलों को मिला करके। पिछले साल हम लोगों ने 111 लाख मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति किया। अभी भी लगभग इस समय अभी रबी की सीजन चल रही है, लगभग 90 लाख मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। तो आप इससे अनुमान कर सकते हैं कि उनकी तुलना में कितना ज़्यादा फर्टिलाइजर किसानों को उपलब्ध कराई गई है। अब तो हमने एट सोर्स की व्यवस्था कर रखी है कि वहीं पर तुरंत उनको मालूम हो जाता है, पॉज से लेते हैं कि कितने किसानों ने लिया। लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को खाद की हर साल आपूर्ति की जा रही है। इसी तरीके से हमने बीज व्यवस्था के भीतर सुधार किए। उनके ज़माने में 4-4.5 लाख कुंटल बीज जो है किसानों को फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड दिए जाते थे। इस साल हम लोगों ने 10 लाख कुंटल रबी का सिर्फ रबी के सीजन में हमने सीड किसान भाइयों को उपलब्ध करवाया है। तो एक कितना बड़ा परिवर्तन कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए हुआ है कि जिन्हें पूरी दाम दे करके खरीदना होता था, 6-8 महीने साल भर के बाद सब्सिडी आती थी, आज सब्सिडी एडजस्ट करके तुरंत एडसोर्स सब्सिडी करके और उनको रियायती दर पर दिया गया। इससे जो कृषि गोदाम या कृषि कार्यालय सूने पड़ गए थे वो बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़े हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के भीतर उत्तर प्रदेश के भीतर 2 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 95,000 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं। लगभग 70,000 कुंटल से ज़्यादा दलहन और तिलहन के बीज, 50,000 कुंटल के करीब दलहन के बीज हम लोगों ने किसान भाइयों को उपलब्ध कराए हैं 50% अनुदान पर। 20,000 कुंटल से ज़्यादा हमने तिलहन उनको उपलब्ध करवाया है। तो यह प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश के भीतर दलहन और तिलहन की खेती तेज़ी से बढ़ाई जाए। पिछले वर्षों में जो हमारा ये प्रयास रहा है, उस प्रयास के परिणाम स्वरूप 24 लाख मीट्रिक टन 2016-17 में दाल पैदा हुआ था उत्तर प्रदेश में। अब वो 30 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा पैदा हो रहा है। उस समय सरसों हुई थी तिलहन, सरसों सहित तिलहन 12.5 लाख मीट्रिक टन। पिछले साल हमारा पैदा हुआ है 30 लाख मीट्रिक टन। इस साल हम लोगों ने टारगेट किया कि 35 लाख मीट्रिक टन पहुंचेंगे। राज्य के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चना की भी खरीद करा रही है, मसूर की भी खरीद करा रही है, उड़द की भी खरीद करा रही है, सरसों की भी खरीद कराती है। हमने बाजरा ज्वार की भी खरीद शुरू किया है और मूंगफली की भी किया है। राज्य के भीतर योगी जी की सरकार के पहले यह कोई भी सरकार नहीं करती थी और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले कोई भी सरकार यह काम नहीं करती थी जिस काम को मोदी जी और योगी जी की सरकार किसानों के हित में करा रही है। आपने भी कुछ अपने करियर में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी फैसले लिए। साल 1996 में जब आप आबकारी मंत्री थे तो आप आबकारी नीति लेकर आए, शराब के ठेकों पे जो सिंडिकेट था उसको ख़त्म किया। अब जब आप यूपी सरकार में कृषि मंत्री हैं तो कौन सा ऐसा परिवर्तनकारी काम है जो सबसे बड़ा आपको लगता है कि हाँ मैंने ये किया किसानों के हित में? देखिए, एक तो खरीदारी की जो व्यवस्था हुई है वो अच्छी हुई है। एट सोर्स सब्सिडी जो है बहुत अच्छा हम लोगों ने किया है। राज्य के विश्वविद्यालयों को काफ़ी तेज़ी से हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा देश के भीतर अयोध्या का आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय पहला कृषि विश्वविद्यालय है
जो नैक एक्रीडेशन में A++ में एग्रीकल्चर सेक्टर के भीतर आया, तो ये बिना प्रयास के नहीं हो सकता था। हम लोगों ने अब टिश्यू कल्चर पर काम करना शुरू किया है। हमने ऑर्गेनिक टेस्टिंग लैब झांसी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं राज्य के संसाधनों से, बांदा के भीतर हम लगा रहे हैं, जिससे कि जो यहाँ पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं उनके उत्पादों की जांच हो सके। तो यह एक प्रयास किया गया है। और सारी योजनाओं का जब प्रधानमंत्री जी ने कहा डिजिटल इंडिया, तो उत्तर प्रदेश के भीतर हमारा कृषि विभाग पहला कृषि विभाग था जिसने उत्तर प्रदेश में रहा जो अपने सारे योजनाओं को डिजिटल कर दिया। तो जो उसका करप्शन था या जो लूट मची हुई थी वो खत्म हुई, और आज जो बजट हमारा है उसका सही तरीके से उसका इस्तेमाल और उसका उपयोग हो रहा है। यूपी में SIR चल रहा है। SIR को लेकर तमाम तरीके का आरोप विपक्ष लगा रहा है। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि SIR नहीं है, PDA को बाहर करने का एक तरीका है वोटर लिस्ट से। कह रहे कि CA NRC है, ये SIR के जरिए NRC किया जा रहा है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि घुसपैठियों के लिए या विदेशियों के लिए भारत में रेड कार्पेट नहीं बिछाई जाएगी, और ये साफ किया है कि यहाँ का नागरिक ही वो देश की सरकार चुनने का अधिकारी है और वही मतदाता हो सकता है। तो जितना इन्होंने हल्ला मचाया था, इनके लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्थिति को बहुत साफ कर दिया। उसके बाद इस तरीके की बात करना, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ बकवास की जा रही है, और देश के भीतर ये नहीं हो सकता है कि हम धर्मशाला बना दें और सभी लोगों को यहाँ पर आने का, घुसपैठियों को जगह दे दें, उन्हें सरकार बनाने का अधिकार दे दें, और योजनाओं को जो भारत की जो जनता के कमाई के जो टैक्स हैं और उनको हम विदेशियों से लुटवा दें, ये संभव नहीं हो सकता। इस नाते इसकी SIR की पहचान कराई जाए। SIR हो रही है, और किसी को अपना पहचान देने में कठिनाई क्या है? यदि उनके माता पिता यहाँ पर पैदा हुए हैं तो कोई उसमें तो कोई बंधन नहीं है उनको। सिर्फ उनसे यही मांगा जा रहा है कि 2003 के मतदाता सूची में आप कहाँ थे, या उसके पहले के मतदाता सूची में आपके परिवार के लोग कहाँ पर थे। यदि उसका कनेक्शन है तो हर आदमी मतदाता है। तो कहीं पर भी चुनाव आयोग ने इसको बार बार बहुत साफ कर चुकी है, और इसलिए अब वो ये समझते हैं बेवकूफ़ी की बात, बेवकूफ़ समझते हैं कि जनता बेवकूफ़ है। अभी बिहार में उन लोगों ने उसको भोगा। SIR के आधार पर चुनाव जो अन्य राज्यों में हुए, वहाँ पर भी वो बुरी तरह से हारे। पहले EVM किसके ज़माने में लागू हुआ? EVM राजीव गांधी ने लागू किया, उनकी सरकार ने डिसाइड किया, और आज उसी पर उंगली उठाते हैं। तो उनको इतिहास भी नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए अमेरिका की तरह। हाँ, इसलिए कि कब्जा कर लें बूथों को। शेषन ने तो बार बार इस बात को कहा, बाद में वो कांग्रेस के ही राज्यसभा के सदस्य हुए, लेकिन उन्होंने तो बूथ कब्जों के ऊपर बिहार के भीतर व्यापक उन्होंने अभियान की चलाए थे। और उस समय दिल्ली में कांग्रेस की ही सरकार थी और राज्य के भीतर लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। तो बूथ कब्जे की तो एकदम प्रूव हो चुका है उनके ज़माने में। तो इसीलिए फेयर चुनाव हो, ये मतदान चुनाव आयोग का काम है, और उसके लिए उसने इस बात को बनाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद अब कोई जगह नहीं बचती है कि इस तरीके का अनर्गल प्रलाप किया जाए। साल 2024 के चुनाव नतीजों की बात कर लेते हैं। यूपी के समाजवादी पार्टी के लिए 2 टेक अवेज रहे जो जिस पे उन्होंने ज़्यादा चर्चा की कि एक तो यूपी में धर्म की सियासत नहीं चलेगी अयोध्या जीतने के बाद, दूसरा ये कि मुस्लिम वोटर उनके साथ हैं। अयोध्या का मिल्कीपुर हार जाते हैं। आपको नहीं लगता कि यूपी की जनता का मिजाज पढ़ना बहुत ही मुश्किल है? नहीं, यूपी की जनता का मिजाज जो परिपक्व नेता हैं उनको मालूम है। उन्हें नहीं मालूम है इस बात का कि यूपी की जनता क्या चाहती है। और जब वो सरकार में तब भी थे, उन्होंने जो है वो आम जनता के लिए काम नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार और अपनी पार्टी के कुछ लोगों के लिए और पहचान करके योजनाओं से लाभान्वित किया। इसी नाते उत्तर प्रदेश की जनता ने भारी मतों से उनको रिजेक्ट किया, और फिर 2022 में भी रिजेक्ट किया। इसलिए उनको अपने बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। बीजेपी की बात करें तो 2024 के नतीजों से वो चिंतित थे या फिर उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित? देखिए, बीजेपी ने तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इतने सारे जितने उपचुनाव जीते हैं, तो ये बता दिया ना कि उस समय इन्होंने एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश किया। संविधान की किताब लेकर के घूम रहे थे
और वो उन लोगों के साथ घूम रहे थे जिन लोगों ने 75 में संविधान को तहस नहस करके देश के भीतर इमरजेंसी लगाई। उनके पिताजी खुद जेल के भीतर रहे, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई। और अभी जनता अब ये समझ गई कि ये सिर्फ जो है उन लोगों का एक लोगों को गुमराह करने के लिए किताबें लेकर के चलते हैं, और वो उस बात को भी बार बार दोहराते हैं। तो उन्हें देश की वास्तविकता समझना चाहिए। अब लोग समझदार हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके उस गलतफहमी के भीतर पैदा करने वाली गलतफहमी के भीतर फंसेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बहुत ही अहम समय पर हो रहा है। साल 2027 में चुनाव है। जो नाम सामने आया है, आपको क्या लगता है कि ये पीढ़ी की काट है क्या अखिलेश यादव के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, और हमारे पंकज चौधरी जी बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे। गोरखपुर से सभासद से शुरुआत किया, और लगातार निरंतर वो चुने जा रहे हैं। भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री के पद दायित्व पर हैं, और संगठन के भी विभिन्न कार्यक्रमों के भीतर उन्होंने हिस्सेदारी बटाई है। तो भाजपा नेतृत्व और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उचित समझा है कि पंकज चौधरी को यह दायित्व दिया जाए, और वो अच्छे तरीके से उसका निर्वहन कर सकेंगे। मैं उनको अपनी ओर से बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। सर, अब आखिर में चलते चलते हम एक रैपिड फायर करते हैं। मैं कुछ एक नाम लूँगा, उनके बारे में जो भी एक शब्द आपके दिमाग में आएगा वो बताना होगा। योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में स्थापित हैं, और हर आदमी देश, उत्तर प्रदेश का और देश के विभिन्न राज्यों का भी उनको सम्मान करता है, उनको आदर करता है, उनको समर्थन करता है। कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी की भी वही स्थिति रही है कि कल्याण सिंह जी का राम मंदिर के आंदोलन के भीतर एक बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां न चला करके और एक इतिहास कायम किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हमारी जिम्मेदारी थी है, और नहीं पालन कर सके उसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सज़ा को भी उन्होंने स्वीकार किया। तो ये हिम्मत सब में नहीं होती है, ये हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में है, ये उत्तर प्रदेश में माननीय कल्याण सिंह जी की रही है, योगी आदित्यनाथ जी की है, कि हम अपनी सच्चाई के साथ हम उसके साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव जी। देखिए, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी झूठ का पुलिंदा है, और लोगों में सिर्फ गफलत पैदा करना और गलत आंकड़ों को दे करके भ्रमित करने की जो कोशिश करते हैं, और बार बार जनता के द्वारा पिटाई किए जाने के बाद, पिटाई मतलब उनको हारने के बाद भी और सियासी पिटाई करने के बाद भी, उसके बावजूद भी वो उसी को बोलते हैं। तो उनको अपने उसके बारे में उनके अपने शुभचिंतकों को या राय दहिंदों को जरूर उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। एक और नाम है राहुल गांधी। अब उनको तो कोई गंभीरता से लेता ही नहीं, जब मन करता है जैसा वो बोलना चाहे बोल सकते हैं। नेता विपक्ष है, लेकिन देश उनको गंभीरता से नहीं लेता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज चलते चलते में हमारे मेहमान थे यूपी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए DD UP।